बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही जनाब आज की जो सुबह है वो मैं समझती हूँ कल का जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बाद जो मुल्की सूरत हाल है वो बहुत ही इस टाइम गंभीर है और इस टाइम हमारा जो मुल्क है वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस टाइम जो हालात हुए हैं मैं समझती हूँ शायद तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह पब्लिक और हमारी जो आर्मी है जो हमारे मुहाफिज हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के हम कहते हैं हीरोज़ हैं, इस तरह आमने सामने आना और इस तरह का जो इस टाइम माहौल बना हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ हमारा प्यारा मुल्क है, हमारे बुज़ुर्गों ने जितनी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए और इसके लिए जितनी जिद्दोजहद की गई, आज जो मुल्क की हालात देख रहे हैं अजीब ही एक किस्म का समा बंधा हुआ है। क्योंकि कल खुद भी मैं इसका देख रही थी कि हम लोगों का जो यहाँ पर हालात बने और जिस तरह लोगों के ऊपर जो है वो शेलिंग भी हुई, आमना सामना, तोड़ फोड़, बहुत ज़्यादा गाड़ियों को जलाया गया। अपने मुल्क का नुकसान करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचाने लग जाएं। अपने मुल्क के अब हम देखते हैं पहले ही सियासत की वजह से जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तमाशा बना और इस टाइम जो सूरत हाल बनी उसके बाद तो मज़ीद लोगों को जो है वो मौका मिल गया इस हवाले से। तो कोशिश करें कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि अपने मुल्क के बारे में सोचें। इस टाइम हमारे मुल्क को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है बजाय कि इसको बढ़ाया जाए आगे। सबकी दुआ है हर बंदा, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं खौफ सा जो है वो फैला हुआ है। हर बंदा जो है वो अपने घरों में है और अजीब ही एक सूरत हाल बनी हुई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है बहुत सारी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। क्योंकि मईशत के हवाले से भी अगर हम बात करें तो इस टाइम हमारा मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर हम इस तरह नुकसान करते रहे अपने मुल्क का ही, चीज़ों की तोड़ फोड़ करते रहे, शहरियों को नुकसान पहुंचाते रहे तो इस तरह तो हमारे मुल्क की अपनी ही सूरत हाल बिगड़ जाए। तो खुदारा इस पर सोचने की ज़रूरत है। अपने मुल्क, हमारा ये प्यारा मुल्क, हम इससे हैं और ये हमसे है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शहरियार महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर हैं महार इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इमरान ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो इस टाइम इमरान मैं आपसे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो हमारे मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, हर तरफ परेशानी है और एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें आसमां, जो कल से हो रहा है वो वाकई एक अफसोसनाक है। देखें, एक गिरफ्तारी हुई इमरान खान की और जिस जगह से गिरफ्तारी हुई एक उस नुक्ते को हम देखेंगे और दूसरा उसके बाद के होने वाले जो हालात हैं। अभी मैं अभी की बात बताऊं, आपके प्रोग्राम में ही आ रहा था तो मेरी जो गाड़ी है उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो पंप जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। मुल्तान में किसी एक पेट्रोल पंप से जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहर में ऐसे जो सुनसानी फैली हुई है। कल जब अच्छा, यकीन करें सुबह के टाइम में खुद भी उठी इमरान, यकीन ऐसे खामोशी और जब ऑफिस के आते हुए भी मतलब जो आप आते हुए एक चहल पहल देखते हैं या आगे वो चीज़ बिल्कुल भी क्योंकि तलीमी इदारे मुकम्मल तौर वो तो पर फिर बंद उनको बंद कर दिया गया। हालात ऐसे हो गए थे। कल जब हम यहाँ कवरेज कर रहे थे मुख्तलिफ चौकों चौराहों पे और जलाओ गिराओ के वाक़यात भी देख रहे थे, तोड़ फोड़ भी हुई और मुकम्मल तौर पर शहर को जो है वो कारकुनान बाहर निकले, देखा कि वो, और उसमें देखें कि जो मकासद हासिल करने वाले लोग हैं जो मज़ीद इसको मुल्क को एक जंगी सूरत हाल में जो लाना चाह रहे हैं वो इसमें जो है एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे आपको भी पता है। और अच्छा, बाहर के चैनल इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, उनकी डिस्कशन में देख रही थी कि वो लोग ये कह रहे हैं कि सिविल वार पाकिस्तान में होने वाली है। बिल्कुल ऐसा। मतलब आप ये देखें कि ये सूरत हाल है कि बाहर के लोग हमारे मुल्क के बारे में, जो हमारा इस टाइम तमाशा बन चुका हुआ है, जो हमारी सिचुएशन बनी हुई है, लोग इसका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। बिल्कुल, और हो भी रहा है। देखिए, पुरअमन एहतजाज हो रहा है, लेकिन उसके दौरान जो ये गोली, अनासर भी बीच में शामिल हो जाते हैं। आग लगा दी गई,
توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. کل میٹرو پہ چڑھ کے انہوں نے لوگ اتار دیے, میٹرو بند کروا دی. تو اتنا نہیں, وہ ایک دوسرے کو یہ حملہ آور ہو رہے ہیں نا, ایک دوسرے کو ہم مار رہے ہیں. تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہوا, جو صورتحال, جو گرفتاری ہوئی کارکنان ہیں پرامن احتجاج کریں, وہ صحیح ہے یا درست ہے, اس پہ میں بات نہیں کروں گا. وہ عدالت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری تھے, وہ عدالت کی طرف سے صحیح ہوئے غلط ہوئے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ جو بھی معاملہ ہے اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ نے پوچھا, اس وقت ملتان کی جو صورتحال ہے بہت خراب ہے. کل شام سے کل مکمل طور پر بہاولپور بائی پاس چوک کو بند کیا گیا تھا. وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے کراچی, آپ کے لاہور, وہ لوگ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتے ہیں گاڑیاں, وہ مکمل طور پر بند ہیں. 9 نمبر چنگی کو بند, مختلف جو جگہیں ہیں, ایون کہ ہمارے یعنی کہ شہر میں بھی بڑے احتجاج, کینٹ کے حوالے سے بھی بات کروں. میں خود کل گھر جانے لگی تو میں اس میں پھنس گئی, کیونکہ آپ کو کوئی اس طرح کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا جہاں سے ڈر لگ رہا تھا, کیا پتا کیا پتھراؤ ہو رہا ہے گاڑی پہ. اور واقعی میں اس جگہ سے ہو کے واپس باہر نکلی, کیونکہ میں خود بھی ڈر گئی تھی. آج ملتان نے بھی اس حوالے سے اسٹرائک کی ہے. انہوں نے, ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کے ہاتھ سے چونکہ گرفتار کیے گئے, تو یہ توہین عدالت کے اس میں آتا ہے کہ عدالت کے اندر جب بھی کوئی ملزم بھی ہو تو عدالت کے اندر سے جو ہے نا گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اچھا, پھر وہ ہمارے, میں یہ سمجھتی ہوں جیسے ایک ہر شہری کی واقعی عزت ہوتی ہے, اور پھر وہ ایکس پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس طرح کا کرنا بنتا تھا. ہمارے پاس تو لا ایکسپرٹ بھی ہے, میں سمجھتی ہوں آپ بہتر جانتے ہیں قانون کو بھی, لا کو بھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں, اس طرح سے آنا, توڑ پھوڑ کرنا؟ اور تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, یہ ایک بات نہیں ہے عدالتوں میں. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو چھوڑ دیں گے دیٹ ہی واز ایکس پرائم منسٹر, لوگ اپنے کیسز کی سماعت کے لیے آتے ہیں, اور یہ سالوں سے یہ ایک رول ہے کہ کورٹس پریمیسز آر سیف گارڈیڈ. جب ایک شخص خود عدالت کے پریمیسز میں آ گیا ہے تو ادھر کورٹس میں اس طرح کرنا ایک باقی کیسز کو بھی ڈسٹرب کرنا ہے. اور کل اس چیز کا اس پہ کنٹیمپٹ بھی نوٹس جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس پہ بڑا کلیئر نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ لاہور کا 2014 کا تو اویلیبل ہے, اور اس میں انسٹرکشنز تھیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ کورٹ پریمیسز, اگر آپ کو کوئی بندہ ریکوائرڈ ہے کورٹ پریمیسز میں آپ نہ کریں, کورٹ پریمیسز سے باہر آپ بے شک گرفتار کریں. بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی ہم بات کریں کہ بالکل, اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں, اگر دیکھیں دے کوڈ ہیو اریسٹ اینی پرسن آن دا پیسج. تھوڑا سا اس پہ جو بینگ لائر, میں اگر لا کے حوالے سے بات کروں, اس پہ لا بڑا کلیئر ہے. اب ٹھیک ہے, وہ آنریبل ججز کا ویو ابھی کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, لیکن بینگ اے لائر ہم آئی مین دس پروفیشن فار دا لاسٹ 20 ایئرس, اور ہم نے اپنے سینئر سے بھی یہ سنا 73 کے بھی کیس لاز ہیں, وہ سائٹیشن وی کین کوٹ دیم. کہتے ہیں کہ آئے ہوئے ہیں, جب اس میں جب بندہ خود آئے ہوئے. اچھا, اس کو ایک پہلو سے دیکھیں, کوئی بھی شخص عدالت میں بیٹھا, واٹ اف ہی واز گوئنگ ان دا سیم کیس, مطلب کہ اگر کوئی بھی شخص اسی کیس میں بیل کروانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے آ کے کوئی بھی اس کو اٹھا کے لے جاتا, تو کورٹس کی تو پھر وہ عزت نہ رہی نا. اور وہ آگے کہتا ہے جی میں تو خود ہی اس کیس میں بیل کروانے کے لیے مجھے یہیں سے اٹھا کے لے گئے. تو میں جنرلی اس وقت بات کر رہا ہوں, تو اس چیز کو ہم بینگ اے لائر میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی عدالتوں میں آئے تو وہیں سے آپ کر رہے ہیں. سو اکراس دا بورڈ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ عدالت کے پریمیسز آر سیف گارڈیڈ. ویری مچ کلیئر. اور باقی پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جس طرح ان کی ایک فالوئنگ بھی ہے, پھر وہ جس طرح سے لوگ کارکنان ان کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ ان اٹ, کیونکہ میرا پروفیشن لا ہے. دیکھیں, میں نیب کیسز بھی کرتا ہوں. دیر آر ایس او پیز. 70 ایئرس کے شخص کو آپ ان کو اگر میرٹس آف دا کیس میں آپ گلٹی بھی کر دیں, دے کین ڈیفر دا ریسٹ. ان کے ایس او پیز میں ہے, نیب کے لا میں ہے. اور دیر آر 100 آف کیسز رننگ ان ملتان آلسو. بہت سے کیسز میں ہم جب بینگ لائر ہم کہتے ہیں جی یہ آپ نے تو گلٹی کیا, کہتے ہیں جی 70 ایئرس ہے ہمارے ایس او پیز, ہم ان کو تو ایکس پی اے میں 70 ایئرس لا سب کے لیے برابر ہے. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن از ناٹ اے نیو فینامنا ان آور کنٹری. اور ابھی کچھ پٹیشنز اسلام آباد میں ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے, دیکھیں اس پہ لا پوائنٹس پہ بات ہوگی. تو میں اگین آئی ایم سیئنگ جنرلی
کہ جو لا ہے اگر اس کا بینیفٹ اگر ایک کو ہے سب کو ملنا چاہیے, پولیٹیکل وکٹائمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. فالوئنگ والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں ٹائم ہم یہ دیکھیں ہمارا پورا ملک جل رہا ہے, مطلب جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو ادارے جن کے لیے میں کہتی ہوں ہمارے جیسے کل ہم پڑھے کہ ہم پھول نچھاور کرتے تھے جب بھی ہمارا کوئی ایسا ایونٹ آتا تھا آرمی کا, ہم سب لوگ جو ہے اس کو اعزاز کے طور پر سلام بھی پیش کرتے تھے, ایک بات تھی. لیکن جو کل کا منظر ہم نے دیکھا وہ نہایت خوفناک تھا. شرپسندی دیکھیں اس میں کچھ لوگ جو مفاد اٹھانے والے ہیں جنہوں نے رخ دوسری طرف کر دیا, موڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یوز ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ کس طرح کا ہونا چاہیے. تمام چیزیں آئین میں جو ہے موجود ہیں. اگر ایک طرف سے وہ ایک ہوا ہے تو اس کے بھی حدود و قیود ہیں کہ آپ نے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, آپ نے جو ہے اس طرح سے بات نہیں کرنی. اب جیسے آپ نے کور کمانڈر کا گھر وہاں جو آپ نے وہ جلا دیا, نقصان کر رہے ہیں لوگوں کو روک کر ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں بس اس میں میں سمجھتا ہوں کل تو میں یہ بھی دیکھ رہی تھی رات کہ 2 جو ہے شہری بھی وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ فائرنگ کے دوران جو ہے موقع پہ ڈیتھ بھی ہوگی. تو یہ گاڑیوں کو بھی آگ لگائی, موٹر وے کو بھی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا. آج بھی مکمل طور پہ اس طرح کا گمستان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پمپس مکمل بند ہیں, پیپر جو ہو رہے تھے. اب یہ دیکھیں کل ملتان کی لائٹس تمام بند ہو آف تھیں. اس وقت بھی سنسانیت تھی بہت شدید. انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے آپ کے پاس. اس ٹائم آپ کا یوٹیوب ہو گیا, آپ کا فیس بک. میری جو رہائش ہے دیٹ از نیئر ٹو 9 نمبر چنگی وچ از ڈیفائنڈ پلیس فار پوزیشن, وہاں جب احتجاج کرتے ہیں تو میں نارملی فیملی کے ساتھ کبھی دکھانے بچوں کو بھی لے جاتا تھا, چلیں دیکھیں جی. تو پہلے جب پیسفل پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو لوگ فیملیز کے ساتھ بھی آتے تھے, بچے بھی دیکھتے تھے, اپنی کوئی دیکھ کر چلے گئے کیا پروٹیسٹ. بٹ لاسٹ نائٹ وین آئی وینٹ ایٹ 10:30 اراؤنڈ, تو 9 نمبر چنگی پہ وہ جو منظر تھا, آئی ٹیک بیک مائی کڈس ٹو مائی ہوم. آگ لگی ہوئی ہے, ٹائر جلے ہوئے ہیں. سو ایک آپ کو ایک فیلنگ سی آتی ہے کہ آئی شوڈ ناٹ اسٹے ہیئر نا. تو وہ جس طرح ماہر عمران نے بات کی کہ شر پسند عناصر جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سو لوگوں کو اس چیز کا بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. کسی کا آپ ایسے لوگ بالکل ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو کرمنلز ہوتے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, تو اس کا دھیان کرنا ہے. اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ جلانا وغیرہ یہ دیٹ از ناٹ گڈ. ہم اپنے ہی لوگ اپنے ہی ملک کو جلا رہے ہیں اور پھر اپنے ہی ملک کا تماشا بنا رہے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا پھر ظاہر سی بات ہے بعد کی جو مشکلات ہیں وہ خود پھر ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. اس پہ آ گیا ہے اسٹیٹمنٹ آپ کے وزیر اطلاعات کی آئی ہے, نگران وزیر اعلیٰ کی آئی ہے, وزیر داخلہ کی بھی اس میں آ گئی ہیں کہ کوئی بھی اگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا, ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس کے خلاف قانونی طور پر اختیارات اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. لوگ جو ہے ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو کریں پروٹیسٹ, لیڈر ہے آپ کا, آپ کریں. اور ساری پارٹیز کو یہ بھی رائٹ ہے, آئین میں بولنے کی بھی اجازت ہے, لیکن کیا بولنا ہے, کس طرح سے بولنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے, وہ اس طرف سے جائیں. اپنے ہی بھائیوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آپ نقصان نہ پہنچائیں, کیونکہ اس سے آپ خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں اور خود کو ہی تکلیف دے رہے ہیں. یہ بڑا عجیب سا ایک منظر کل سے بنا ہوا ہے, اور اب تک اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے. ہاں آمین. میں کہتی ہوں ہر بندے کی اب زبان پہ یہی دعائیہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے, کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم آپ دیکھیں جن کو آزادی نہیں ملی, کشمیر کو دیکھ لیں آپ اٹھا کر, اب وہاں جو ہو رہا ہے تو ہم تو بہت آزادی سے جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنی ایک لائف سٹائل ہے ہم لوگوں کا, اور اس کے بعد جو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی, ہمارے مخالفین کو, ملک دشمن عناصر کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا منظر ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے تو باہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں. میں انڈین چینلز دیکھ رہا تھا, ہم سے زیادہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے, اور یہ ہو گیا اور وہ بڑا چڑھا کے اب یہ ہو رہا ہے, اب وہ ہو رہا ہے. پرامن طریقے سے ہم آئے ہیں, آپ گھر سے نکلی ہیں, پورا شہر آپ نے کراس کیا ہوگا. میرا گھر سے آؤٹ آف یعنی کہ اس میں ملتان شہر سے باہر ہے, میں آیا ہوں, میں گاڑی پہ آیا ہوں. یعنی اتنا بھی حالات خراب نہیں ہیں جتنا ہمارے جو دشمن ملک عناصر جو ان کا میڈیا جو رپورٹ کر رہے ہیں, وہ ایک چیز کو اٹھاتے ہیں ایسے پھیلا دیتے ہیں, بعد میں پھر کیا ہونا ہے,
وہ ہم پہ بہت زیادہ پابندیاں لگ جانی ہیں، ظاہری سی ہماری مارکیٹ ڈاؤن کرنے کی انہوں نے وہ کوشش کرنی ہے، تجارت کے حوالے سے نقصان تو ہونا ہے۔ آلریڈی ہمارا ملک پہلے ہی مشکلات پہلے کا مشکلات شکار ہے، کا، وہ اور چاہ بھی اتنی یہی رہے چیزوں ہیں۔ سے سفر کر رہا ہے، اور اس کے بعد بڑی اس مشکل طرح سے کے ایف ٹی حالات، ایف سے ہم جو ہے ہاں، ہم گرے لسٹ سے باہر آئے، یہ چیزیں دکھا کے پھر ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے نہیں ہیں حالات خراب، لیکن جہاں پہ کچھ ہاں، ہیں، کوئی ہے کچھ وہ ہم جگہیں خود ہیں کہہ جہاں رہے پر ہیں۔ احتجاج کیا جا رہا ہے، کیونکہ مین جو شہروں کی جو انٹرنسز ہیں ادھر اس وقت رپورٹڈلی وہاں بلاکیج ہے، اور دیکھیں اس سے سارا ریلیٹڈ یا پیٹرول کی جو شارٹیج، یا جس طرح انٹرنیٹ سروسز سسپینڈ ہوئی ہیں، سو پیپل آر فیسنگ لاٹ آف پرابلمز، اور یقیناً وہ میں نے جیسے پہلے ابھی کہا کہ پروپیگنڈا از اے فینومینا، اس میں وہ بالکل جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں یا جو اور ممالک ہیں، اور وہ خاص طور پہ اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں سچویشن پاکستان میں کیسی ہے۔ جس طرح ہمارے عمران نے کہا، بالکل جو شہر کے اندر صورتحال ہے دیٹ از پیسفل کمفرٹیبل، اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہی رہے، اور انشاءاللہ ہاں جی یہ بالکل، معاملہ ٹھیک یہ تو ہماری دعا ہے، بس ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ، اور بڑے عرصے سے یہی بات چل رہی تھی کہ ٹیبل ٹاک پر آ جائے تو بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو سکتے تھے، اور حکمرانوں کی وجہ سے یہ تھا کہ آپ اپنی تلخیاں چھوڑ کے آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں گے ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرح ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، اس ٹائم ہمارے کرائم میں بھی دیکھتے ہیں اس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آئے دن جو ہے وہ ڈکیتی، چوری، قتل کے کیسز جو ہیں وہ دن دن بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرمنل لا ہم لوگ سیکھتے ہی ہیں۔ آئی ہیڈ این آنر ٹو اسٹڈی ایم ایس سی کرمنالوجی، تو اس میں ہم نے یہی اسٹڈی کیا گیا کہ اسٹڈی آف کرائم، کرمنل بیہیویئر اینڈ ایفرٹس ٹو ریگولیٹ اٹ از کرمنالوجی۔ سو دیر از اسٹڈی ان فارن کنٹریز آلسو کہ 10 قسم کے لوگ ہیں، ان کا ایک ہی سوشل بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہی اکنامیکل بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہی ایج ہے، تو وائی اے پرٹیکولر پرسن ہیز کمیٹڈ کرائم۔ سو آپ اگر ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں کرائم وہاں بھی ہے۔ سو کرائم کی بہت ساری ریزنز ہیں، اس میں تھیریز ہیں، فرسٹریشن تھیری ہے، لوگ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لائف میں کچھ اچیو نہیں کر سکے، ہم چھین لیتے ہیں۔ اس میں نیبرہڈ تھیری ہے، شہروں کے ارد گرد جو کرمنلز ہیں وہ اپنے رہائش رکھ لیتے ہیں، اپنا جابز وغیرہ بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، قریب بھی رہتے ہیں، اور اگر کسی بیڈ ایکٹیویٹی میں تو ان کے لیے بڑا وہ جگہ بھی ہے کہ وہ کرائم کر کے واپس آتے ہیں۔ سو کرائم ایسا نہیں ہو سکتا، آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے ملک کہ جی وہ کہے جی ہمارا کرائم فری ہمارا کنٹری ہے، ایسا بہت کم ہوگا اگر کسی کنٹری میں ہوگا۔ سو دا پرٹیکولر کوشچن آسکڈ بائی یو کہ واٹ آر دا ریزنس، دیکھیں یہ اب کی بات پاورٹی کی ایک ریزن ہے، یہ جتنی بھی آپ فلاسفیز پڑھ لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاورٹی ہے۔ اب وہ جو چور سے آپ بات کر لیں، وہ کہتا ہے جی میں اگر چوری نہ کرتا تو بہن کی شادی کیسے کرتا، تو ہی ہیز جسٹیفیکیشن، بٹ لا جسٹیفیکیشن کو نہیں مانتا۔ پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جیسے ابھی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اچھا پھر کیا ہے، حالات اس طرح کے ہیں، تو جو ٹین ایجرز ہیں وہ زیادہ آپ کو اس طرح کی جو میں نے آبزرو کیا، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کرتا ہوں، ایک فائنینشلی اسٹیبل فیملی کے انہوں نے فون کیا کہ جی ہمارے بچے ایک ڈکوائٹی کیس میں ول ناٹ کم ٹو دا کورٹ، وی کین ناٹ فیس، تو وہ کہ جب وہ باہر آئے جیل سے تو وی آسک ٹو دیم کہ بیٹا آپ لوگ تو فائنینشلی بڑے اسٹیبل ہیں، تو یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو واٹ دے ریپلائڈ دیٹ واز سرپرائزنگ، ان کا جی ہم موویز سے انسپائر تھے، تو ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے گن لی اور ہم نے کہا چلیں کہ اس کو فن کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کرائمز، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، وہ لیئر کرائمز ہیں اس قسم کے۔ بہرحال اسٹوڈنٹس ہیں جو ہیں وہ یہ جو گیمز کچھ ایسی آ گئی، پھر آپ کی سوشل میڈیا بھی اس طرح آیا، لوگوں بہت زیادہ تھوڑا سا دکھلاوا جو ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے نا، کہ اچھا موبائل فون ہو، اچھی موٹر بائک ہو، اچھی ہمارے پاس گاڑی ہو، یا اچھے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اب وہ اگر وہ نہیں کر پاتے تو وہ پھر یہی وہ ان کے پاس سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ کرائم کریں۔ اس دوران اپنی یہ بھی ایڈ کروں گا، یہ میرے پاس ڈیٹا آیا ہوا ہے، ایک دن میں چوری کی مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے مالیے کے سامان۔ اب ملتان کی بات انہوں نے کی، بہادن زکری کے علاقے میں مسلح ڈاکو زین سے 1,25,000 لے گئے، اسی طرح صدر کے علاقے سے کاشف سے موبائل فون 55,000، اس طرح ممتاز آباد کے علاقے سے مسلح ڈاکو نے قدیر سے موبائل فون اور نقدی چھینی، شاہ شمس کے علاقے سے زبیر سے ہزاروں روپے لے لیے، اسی طرح الپا کے علاقے سے بلال سے کاشف
یہ 24 گھنٹے کی جو ایک پوری رپورٹ ہے، مختلف تھانوں سے موٹر سائیکلیں بھی چوری ہوئیں، 7 موبائل جو ہیں وہ 12 گھنٹوں میں چھینے گئے، اور تمام وارداتیں مقدمات درج ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ 1 گھنٹے کی روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 100 کے قریب جو ہے آپ کی ایک شہر میں، ملتان کے 31 تھانوں میں. اچھا، اس پہ لازمی ڈسکس کروں گی. میرے خود بھی اپنے گھر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس پہ مزید بات ہوگی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، شہر اور یہاں ملتان کے موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ملتان میں بھی موسم کے تیور جو ہے بدل رہے ہیں. جیسے کہ جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع میں ہر گزرے دن کے ساتھ ساتھ درجات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہیں ملتان میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں. آج اگر بات کی جائے اگر صبح سے ہی موسم جو ہے وہ خاصا ناخوشگوار ہے، کیونکہ گرمی کا جو احساس تو ابھی سے محسوس کیا جا سکتا ہے. صبح سے ہی آسمان کو شرنمودار ہے، سورج کو واقع دکھا رہا ہے، اور جو ہلکی پھلکی ہوائیں چلنے کا سلسلہ تھا وہ بھی اب جو ہے وہ رک چکا ہے، تھم چکا ہے. تاہم ان تمام عناصر سے واضح ہے کہ دوپہر کے وقت خاصا موسم جو ہے خاصا چیزیں اختیار کر جائے گی. دوپہر کے وقت گرمی شدت میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دوپہر میں درجہ حرارت بھی اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو آج بھی محکمہ موسم جناب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان سے کچھ دنوں میں موسم جو ہے وہ اسی طرح گرم میں خوش رہے گا. اور اگر آئندہ دنوں میں بات کی جائے تو ایک ہفتے تک بتایا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے اسی طرح گرم میں خوش رہے گا. بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یعنی کہ مئی کا جو پہلا جو ہفتہ تھا وہ خاصا اچھا گزرا تھا. ہم دوسرا ہفتہ بھی اسی طرح رہے گا. تیسرے ہفتے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو نئی ہوا کو سلسلہ داخل ہوگا تو اسی کی وجہ سے جو ہلکی پھلکی بوندا باندی بڑھ سکے. لیکن ایک ہفتے کے دوران موسم مزید جو ہے گرم و خوش ہوتا چلا جائے گا، درجات میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن جو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے، اور خوشخبری بھی ہے، کہ صبح کے وقت تو رات کے جو گرد اور ہوائیں چلنے کا سلسلہ وہ جاری ہے. کیونکہ اپریل میں اور مئی میں عموماً جو تیز آندھیاں ہیں، طوفان ہیں، وہ ان کی آمد ہوتی ہے. تو یہ طوفان تو نہیں ہوں گے، لیکن ہلکی پھلکی جو ہوائیں وہ چلتی رہیں گی. آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات کے ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اب اگر درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو درجہ حرارت بھی اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے. جیسے کہ آج جو زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 37 سے لے کر 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائیں گے امکانات، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22.5 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا. جو نمی کا تناسب ہے وہ 50 سے ریکارڈ کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ علی ریاض آپ کا. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے جو ہے اس ٹائم جو کرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، ڈکیتی کی، چوری کی، اچھا، اور پھر اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اچھا عمران، یہ واقعہ ابھی میں جس سے بات کر رہی تھی، ہمارے ہاں کل ہی لیڈ ڈاکٹر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے گھر جا رہی تھی اور راستے میں ہی ان کو گن پوائنٹ پہ جو ہے ان سے موبائل بھی لے لیا گیا، اور جو انہوں نے زیور بھی پہنا ہوا تھا وہ بھی اتروا لیا، اگر کیش بھی تھا ان کے پاس وہ بھی لے لیا گیا. مطلب آپ خود رات کو جب گاڑی نکالتی ہوں گی کسی بھی معاملے میں، اچھا میں پہلے رات کو اکثر ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈر لگتا ہے. ہاں، آپ کو وہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ آپ رات کو جا رہے ہوں اکیلے، تو آپ محفوظ ہی نہیں ہے. دیکھیں پولیس کے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہے. آپ بھی کرمنلز میرے پاس وہ بیٹ، اس میں بھی میں یعنی اسپیشل کوریج کے حوالے سے کرتا ہوں. سی پی او آر پی او سے بھی ان کا یہ کہنا ہے، جو ایک کانسٹیبل ہے، جو اے ایس آئی، جو تفتیشی جو کھڑے ہوتے ہیں، کہ ان کو اور زیادہ کام ہے. پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے کہ پکٹس بنا کے، ناکے لگا کے کرمنلز کو روکنے کی بجائے عدالتوں میں اپنے افسران بالا کو، اور اس کے بعد ٹریننگز، وی آئی پی پروٹوکول، ریلیجیس ایونٹس کوریج، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم ہے تعداد. پچھلی مرتبہ یہ ہوئی تھی آئی جی صاحب کو، پھر انہوں نے کہا دیں 1 لاکھ کی ہمیں نفری کی ضرورت ہے. جتنی چیزیں ان کے اوپر ڈال دی گئی ہیں، یہ کام کوئی بھی صحیح ہے، ہمارے اوپر کوئی 50 کام آ جائیں. جی شہریار بھائی بتائیں آپ اس میں. کیونکہ میرا کچھ عرصہ اتفاق رہا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، بینگ لا آفیسر ان ہائی کورٹ. دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر رائٹ دیٹ ان کے پاس فورس کم ہے، کچھ پروٹوکول ڈیوٹی پہ ہے، آبادی بڑھ گئی ہے. ٹو دس ایکسٹینٹ دے آر رائٹ، برڈن ہے. لیکن ایک اور پہلو ہے، وہ ہے ان کا نان پروفیشنلزم. دے آر ناٹ ویل اویئر بائی دا لاز جو کہ ان کو ٹریننگ کے دوران پڑھائے جاتے ہیں. نائدر دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دا سیم.
So being Assistant Advocate General, when I was representing Police Department in High Court, so what I faced the problem, उनको ये नहीं पता होता था कि ये हमारे रूल्स को हमने फाइल को कैसे इसको कंपाइल करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे डीएसपी लीगल्स हैं वो दे आर वेल ट्रेंड, क्योंकि वो एक काम करके ट्रेंड हो गए. लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है, जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं या जिस तरह पेट्रोलिंग पे जाते हैं पुलिस वाले, उनको वो प्रॉपर लॉ नहीं पता, या जिस तरह अगर एक इन्वेस्टिगेशन करनी है. अभी आपने एक बात पूछी थी कि क्राइम्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, कन्विक्शन रेट कम है. अच्छा, इसमें हम सिर्फ अदालतों को भी मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि जी अदालतों से मुल्ज़िमान रिलीफ ले लेते हैं. अदालत ने फैसला करना है फाइल के ऊपर. अब फाइल में ही अगर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अदालत फाइल से बाहर नहीं जा सकती. ये मैं आपको बीइंग अ लॉयर, क्योंकि हम कंप्लेनेंट साइड से पेश होते हैं, विक्टिम साइड से भी, एक्यूज से भी. अब फाइल की प्रेपरेशन के ही वक्त अगर कुछ डेफिशिएंसीज आ गई हैं ड्यू टू नॉन प्रोफेशनलिज्म ऑफ आईओ, ड्यू टू हिज लैक ऑफ नॉलेज और या ड्यू टू हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो वो फिर मुल्जिम ने उसको उसका रिलीफ मिलना ही है. सो नीड इज दिस कि इसको जो है उनकी प्रॉपर एक जो है ट्रेनिंग कराई जाए, उनको लॉ से अवेयर कराया जाए. हम लॉयर्स अवेलेबल हैं, हमारे से इंटरेक्ट कराएं मोस्ट. अच्छा, ये ना शहरियार भाई, आसमा मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा. इन्होंने कहा ट्रेनिंग, एक अच्छा इकदाम अब जो सामने आया, सीपीओ मुल्तान ने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट है उनको एक लेटर लिखा कि आप अपने जो काबिल तरीन जो लोग हैं, जो मंशियात केसेस में या दीगर, उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया. पिछले एक हफ्ते से मुल्तान से जो लॉयर्स हैं वो जा रहे हैं और इन आईओज को, जो तफ्तीशी अफसरान इनको बोलते हैं, इनको ट्रेंड कर रहे हैं. अगर यही सिलसिला चलता रहा, फिलहाल ये चल रहा है सिर्फ नार्कोटिक्स तक, मंशियात वगैरह के हवाले से. उनके जो यहाँ पे वेल नॉन लॉयर्स हैं, जो बार समझती है कि हमारे ये अच्छे हैं, तो वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं. इसी तरह मर्डर पे आ जाएं, बाकी चीज़ों पे तो रेलिवेंट तो है. जैसे शहरियार, सरदार महबूब, ये लोग जो हैं वो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं. क्राइम के हवाले से इनको, सिविल के हवाले से सिविल के, एफआईए के हवाले से एफआईए. अगर इस तरह से वकला की मामनत होती रही तो इनका बजट भी यानी कम होगा, जो ये ट्रेनिंग पे भेजते हैं और उनको ट्रेनिंग कराते हैं, इतना पैसे लगते हैं. ये मुख्तलिफ थानों से आईओज़ को बुलाते रहें और एक घंटे की ट्रेनिंग देते रहे. मैं आसमा समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है. अगर ये चलता रहा तो मुल्तान पुलिस जो है ना, एफिशिएंसी इनकी अच्छी हो जाएगी. और एक बात और भी ऐड करूंगा आपके चैनल की वसातत से. देयर आर SOPs इशूड बाय IG पंजाब, देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय हाई कोर्ट्स. अब इंचार्ज हैं कोई CSP ऑफिसर, sometimes they are not well communicated by the SOPs or directions issued by the High Court. अब उनको नहीं पता, वो आगे फॉलो ही नहीं करा सकते. हेड तो वो हैं, किसी वजह से उन तक वो इंस्ट्रक्शंस पहुंचे ही नहीं है. तो अगर उनको एक चीज़ पता ही नहीं है कि मैंने ये फॉलो करानी है, तो हाउ ही कैन से टू हिज सबऑर्डिनेट्स कि आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे. सो देयर इज अ गैप. थोड़ा सा एक फोकल पर्सन इनको हाई कोर्ट में भी रखना चाहिए, जो कि इन लीगल चीज़ों को करे. वैसे तो उनके फोकल पर्सन होते हैं फॉर कम्युनिकेशन कि हाई कोर्ट में आज किस ऑफिसर को बुलाया है या किस इशू पे, लेकिन स्पेसिफिकली एक बंदे को डेजिग्नेट कर दें कि देखिए जी, जो हाई कोर्ट जिन मैटर्स पे कर रही है, हमें क्या ख्याल करना है. चीज़ें बेहतर हो जाएंगी वक्त के साथ इंशाल्लाह. अभी हो भी रही हैं. मैं ये भी नहीं कहना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में कई रिफॉर्म्स आई भी हैं, और वी कैन सी ऑन द इंटरनेट ऑल्सो. अभी रिसेंटली ऐप भी पुलिस ने इंट्रोड्यूस करवाई है. सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लेकिन नीड्स टू बी मोर बेटर. आइन भी बन जाते हैं, कानून भी बन जाते हैं, पॉलिसीज भी बन जाती हैं, पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता. दिस इज अच्छा, फिर सबसे बड़ी हम यही चाह रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी अभी भी हम जो कंडीशन देख रहे हैं अपने मुल्क की, लोगों का इदारों पर से एक एतमाद जो है वो उठता जा रहा है. अगर हम इंसाफ की ही बात कर लें, अगर अदालतों की तरफ भी आए, तो हमारे ऐसे कल भी हमारी इसी पे बात हो रही थी, एक कॉलर भी थी, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे यहाँ जो है जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है वो बेचारा जो है वो सजा काटता रहता है. ऐसा है, जो जालिम है वो बरी हो जाता है अपने मामला से, अपने खेल से. हम जब लॉ कर रहे थे, हमें पढ़ाते थे एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ. वो लेकिन पॉलिटिकल केसेस में नहीं है. अच्छा, इस पे मजीद हम बात करते हैं. नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद करते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी इसका हल वैसे क्या निकाला जा सकता है, आप क्या समझते हैं, चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस पे वर्किंग बहुत हुई है। सख्त पनिशमेंट, डेटरेंट पनिशमेंट बोलते हैं इसको, सख्त पनिशमेंट्स भी देके देख ली। फिर उन्होंने कहा जी कि रिहेबिलिएशन कर दें मुजरिमों की, उनको एक मौका दें सोसाइटी में वापस आके, उनको रोज़गार के मौके दें, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही करें जो उनकी शिकायत है। फिर भी क्राइम कम नहीं हुआ। सो क्राइम का जो बिहेवियर है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ क्रोमोसोम से भी ताल्लुक़ है। मैंने जैसे बताया कि इट्स इन द माइंड। बहुत सारे फाइनेंशियली, जिस तरह वाइट कॉलर क्राइम है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन वो वाइट कॉलर क्राइम में या करप्शन में फिर भी चलते रहते हैं। सो क्राइम तो रुकना मेरे नज़दीक वो ऐसा नहीं है कि क्राइम फ्री हो जाए। उसके लिए ये है कि लोग करते हैं, FIR लॉन्च करवाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा थोड़ा सा क्या, बल्कि प्रैक्टिस ज़्यादा कहूँगा हमारा, सिफारिश होगी, एक आम बंदा चला जाए, गरीब बंदा, उसकी तो वो सुनवाई भी नहीं होती। FIR कटवाने जाए तो 100 तो उसको। फर्स्ट स्टेप उसके लिए यही है, जिस तरह आपने पहले बात कही कि जो यहाँ कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत लेके जानी है, वही मुल्जिम बन जाता है। हाँ। सो सबसे पहले तो हमारी पुलिस है, वो बताते हैं जी हमारी अपनी मजबूरी है, हम फौरी तौर पे FIR नहीं दे सकते, SHO साहब कहेंगे। फिर उनके अपने प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि जी हम एक महीने में एकदम से इतनी FIR कर दें, ज़्यादा आ जाएंगी, गो के क्राइम होते वो एडमिट करते हैं। तो ये भी एक उनकी प्रैक्टिस है कि वो 2 दिन छोड़ के FIR रजिस्टर करते हैं। वो SOP जारी की है, जिसमें आपने चेक जो केसेस हैं वो 3 दिन के तक आप अंदराज होता है, और डकैती का जो है वो 8 घंटे के अंदर अंदराज करना जरूरी है। इस तरह ना उन्होंने दे दी है, लेकिन अभी पता नहीं है। फॉलो अभी देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन था कि आप एप्लीकेशन साइड पे रख देते हैं, ये उसको भी इंटरटेन। अब आपका जो क्वेश्चन था कि इसको कम कैसे किया जा सकता, देखें वो तो यही है कि सजाओं का जो खौफ है, मुझे अगर खौफ किसी चीज़ का है कि मैं फौरी तौर पे पकड़ा जाऊंगा, मुझे सज़ा मिल जाएगी, तो मैं काफ़ी उम्मीद है 50% में अपना इरादा तर्क कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि नहीं, मैंने पकड़ा ही नहीं जाना, या अगर पकड़ा जाऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी ट्रायल्स की वजह से शायद मुझे कोई बेनिफिट मिल जाएगा। सो देयर इज़ नीड के थोड़ा सा हमारी कानूनी इस्लाहात भी हैं। बाहर के ममालिक में कंप्लेनेंट विटनेस को अगर वो जॉब छोड़ के आता है तो वहाँ की गवर्नमेंट पैसे देती है कि आपकी जो जॉब थी, जो भी उसका डेली बनता है, हम आपकी, क्योंकि आज का दिन ज़ाया हुआ है, आपकी आज की जो आपकी इनकम थी वो नहीं हुई, आप पैसे लें। सो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं। सो कंप्लेनेंट विटनेसेस क्या करते हैं, वो कहते हैं यार बस, लोग हमारे यहाँ कहते हैं यार अल्लाह शुक्र है तुम्हारी जान बच गई है, छोड़ो कहाँ जाओगे करने। देयर आर रीजंस। अब सेकेंडली लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अपनी एहतियात करें, और बिल्कुल ख़ास तौर पे आजकल जो सिनेरियो अब चल रहा है कल से, सो केयरफुल रहें, और तो चल रही है। जान बच गई, बात छोड़ दो। हम इकट्ठे बैठे थे, एक दोस्त मखदूम शीर के एरिया में, उसके मुलाजिम जा रहा था कोई 3 लाख रुपए लेके, और डकैती हो गई, कॉल आई कि डकैती हो गई और ले गए। तो उसने कहा कि ये बता मेरी गाड़ी बच गई है या वो भी ले गए। उन्होंने कहा वो जो है वो बच गई है, पैसे ले गए। चौधरी रसीब साहब थे हमारे दोस्त। फिर कॉल शॉल हमने SHO की, मौके पे आए और FIR पता नहीं हुई, या फिर मैंने फॉलो अप नहीं लिया। लेकिन वो कह रहे थे गाड़ी तो बच गई है ना, हम लोगों ने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं दोबारा आपके चैनल के जरिए कि चीज़ें ऐसी बुरी नहीं है, कोर्ट्स में लोगों को कुछ रिलीफ मिल रहा है तो आ रहे हैं, वरना तो बिल्कुल कोर्ट्स में कोई लोग ना आते। फिर ऑप्शन भी नहीं है ना, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारी आबादी है, फिर जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, लोग किसके पास जाएं? जाहिर सी बात है, फिर वो इधर ही रुख करेंगे ना कि अच्छा अदालतों का रुख करें, यहाँ से शायद हमें इंसाफ। अच्छा, मैं एक ना यहाँ शहरियार भाई यहाँ में वो भी गाइड भी करेंगे। मेरा एक सवाल भी है और एक इन्फॉर्मेशन भी है। मुल्तान में जब ये डकैतियाँ बड़ी अदालतों से ये रुक नहीं रहा था, और अभी जिस तरह सूरत हाल है, तो कुछ SOPs आ जाती हैं हाफ फ्राई और फुल फ्राई की। हाफ फ्राई क्रिमिनल को पकड़ो, देखो डाटा, जिसने रेप किया हो, मर्डर किया हो और डकैतियों में ना रुक रहा हो, बार बार जेल से बाहर आके ये काम कर रहा हो, उसे हाफ फ्राई कर दो। जो कम एक्टिविटी में हाफ फ्राई होता है, उसकी पुलिस मुकाबला जाली करके उसको टांगों में गोलियां शोलियां मार के उसको लंगड़ा लूला कर देते हैं। अच्छा, दूसरा फुल फ्राई, उसको पुलिस मुकाबले में पार कर देते हैं। सही। अब क्या हुआ, ये काम शुरू हो गया ताकि क्रिमिनल्स डरें। एंड ये होती है, इसको मावरा अदालत कत्ल भी बोलते हैं।
इनकाउंटर ये नहीं होना चाहिए जब अदालतें मौजूद हैं, फिर तो आप किसी मासूम को भी उड़ा दे कोई जैसे अभी ईद पे वाकया हुआ, ये तो एक मिस्टेकनली जो भी मामला थे इस पे भी हमने बात की आगे। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि पिछले दिनों बस्ती मलूक में भी इस तरह का मामला हुआ, कुछ ऑफिसर्स ने मारा, पुलिस वालों से भी मेरी बात होती है, उन्होंने कहा कि हमने अफसरान बाला के कहने पे इनकाउंटर कर दिया कि इनकी क्रिमिनल डाटा बहुत ज़्यादा था, ये रुक नहीं पा रहे थे। जब मारा उसके बाद वो अदालत में इस्तगासा दायर हुआ और उन्हीं को पुलिस वालों को सजाए मौत हो गई। इंस्पेक्टर भी था उसमें, ASI भी थे उसमें, 3-4 लोगों को। फिर ये भागे उन अफसरान बाला के पास, सर आपने हुक्म दिया था कि ये वाकई क्रिमिनल थे और ये वो चीज़ें, उन्होंने साथ नहीं दिया। वो फिर उनका अब कंप्रोमाइज़ हुआ जब अदालत ने कहा ये भाग गए अदालत से, सजाए मौत जब वो केस भी इनके पास है। अब ये अच्छे तरीके से भी बता पाएंगे। ये यहाँ से छुपे रहे, उनकी ज़मीन कुर्क के मामला चल पड़े, ID कार्ड ब्लॉक हो गए, पुलिस वालों को ही अदालत इंस्ट्रक्शन दी लोगों को पकड़ें जो पुलिस के अफसरान के कहने पे जिन्होंने मर्डर किया था। फिर वो घर बार बेच बूझ के अब उनका राजीनामा हुआ, करोड़ों रुपए में मामला आता है हुए, अब जाके ये केस इनके पास आया हुआ है मजीद। वो कहते हैं भाई अब हमें हमारे अफसरान बाला कहेंगे ना कि इनको इनकाउंटर कर दो, ये वाकई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये वो हम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है जब आप साथ स्टैंड, ये क्या होना चाहिए? ये भी गलत बात है, मावरा अदालत कत्ल भी गलत है, लेकिन नहीं रुक पाते, क्या होना चाहिए? ये टर्म कहलाती है अंग्रेजी में तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। जो आपने फुल फ्राई हाफ फ्राई की इस्तेलाह दी, ये बेसिकली सुबह सिंध से चली थी। और दो ही तरीके देखें, 3 तरीके हैं। नंबर 1, या तो कोर्ट से कन्विक्शन मुल्जिमान को हो जाए। नंबर 2, जो ये बात कही ये एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, लेकिन बीइंग अ लॉयर मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी डिस्कशन का मेजर पोर्शन आज ये था कि कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए। सो व्हेन वी टॉक के लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो लॉ इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये फिर और मकासद के लिए इस्तेमाल होने लग जाती है एक्स्ट्रा जुडिशियल के लिए। इवन ये कि ये जो हाफ फ्राई वगैरह है, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जब लॉ में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है, अगर हमारे यहाँ पेट्रोलिंग का प्रॉपर निज़ाम बन जाए, हमारा लॉ पुलिस वाले को इजाज़त देता है कि अगर आपके सामने कोई वारदात हो रही है, कोई किसी से स्नैचिंग कर रहा है, सो यू कैन फॉर द सेविंग ऑफ द विक्टिम लाइफ, आप उस मुलजिम को शूट कर सकते हैं। अगर आप उसकी जान नहीं पहले कोशिश करते हैं उसकी जान नहीं ले, आप उसके पाँव पे फायर कर सकते हैं। सो ये लॉ में परमिशन है, उसमें इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इस किस्म का कोई करें। आप प्रॉपर पेट्रोलिंग हो। अब देखें हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर देखा जाए तो इस वक्त भी हर चौक पे गश्त व पड़ताल जराइम हमारे 2 पुलिस वाले डॉक्यूमेंट्स में नजर है, लेकिन हैव यू एवर सीन सम पुलिस ऑफिशियल? सो ये थोड़ा सा फ्लॉ है हमारी। कोई रात को एक आध गाड़ी वो हूटर लगी हुई फिर जाएगी, लेकिन दिन में शाम के वक्त प्रॉपर जो हमारे नाके जो हमारे चौक हैं वहाँ पुलिस वाले नहीं खड़े, दे आर नॉट प्रॉपर्ली इक्विप्ड विद वेपन्स। तो थोड़ा सा अच्छा, हम ना इसको हम वैसे खुद को मॉडर्नाइज भी नहीं कर पा रहे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, आप कैमरे लगाएं एक ही जगह पे बैठ जाएं, यकीन करें क्राइम हो। लाहौर में वर्किंग है तो देखिए वो ट्रैक करते हैं। जिद्दत आती जा रही है, ऐसे ही हम नहीं है, हम उस तरफ जा रहे हैं। हम दूसरे मेट्रो रूट पे लगे हुए कैमरे, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, भाई खुद करो। ये एक तो लीगल तरीका हो गया, एक ये थोड़ा सा क्या यकीनन लॉ इसकी परमिशन नहीं देता, ना ही होना चाहिए। और इसकी एक रिसेंट एग्जाम्पल इस्लामाबाद में एक वो बच्ची की एक शिकायत थी, उसने कहा था जी मुझे किसी पार्क में कोई चौकीदार उन्होंने मेरे साथ कोई गलत हरकत की। सो विद इन 48 आवर्स वो अरेस्ट भी हुए, फिर वो एलिजिडली एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में वो मार दिए गए। तो वो जो विक्टिम थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई कि जी इनको क्यों मारा है, इनको तो वो बहरहाल आइडेंटिफाई करवा दिया था मुझसे, तो ये इनको लॉ के तहत परमिशन देनी चाहिए। वो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के। उनका जी ठीक है ये मेरे मुलजिम थे, लेकिन इनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्यों की है? थर्ड एक आजकल जो चल पड़ा है वो टर्म कहलाती है लिंचिंग। लिंचिंग का मतलब है स्ट्रीट जस्टिस। लोग अपना इंसाफ खुद ही कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से भी ज्यादा चल पड़ी है। इस पे भी जो हमने बतौर लॉयर देखा है, लोग मतलब कि गलत बयानी करके, मेरी किसी दुकानदार से कोई मुखालफत है, उसके रिश्तेदार मैं वहीं शोर कर दूं डाकू वर्ड, और हमारी अवाम विदाउट वेरीफाइंग वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें मजीद हम बिहेवियर्स पे भी लाजमी बात करेंगे।
इमरान आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। महार इमरान आपको बहुत शुक्रिया। अभी जाना है हमने ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़मीर अल्ताफ़ खान साहब, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। वेलकम कहते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज ज़मीर के साथ हम बात करेंगे कि किस तरह हम जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और फिटनेस जो है वो कितनी ज़रूरी है। क्योंकि ये जब आते हैं तो खुद भी माशाल्लाह से फिट हैं, तो फिर ये बहुत सारे तरीके बताते रहते हैं कि आपने किस तरह खुद को जो है वो फिट रखना है। और साथ साथ क्योंकि हमारे अब जो जिस तरह मुल्क की सूरत हाल भी है ना, और आप जहनी दबाव का शिकार भी होते हैं, तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज एक बेस्ट तरीका है खुद को थोड़ा रिलैक्सेशन के हवाले से। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। वो कहते हैं एक्सरसाइज इज अ लाइफ टाइम स्केड्यूल, ये एक जिंदगी का हिस्सा है। जैसे ईटिंग इज अ लाइफ टाइम स्केड्यूल, एक्सरसाइज इज अ लाइफ टाइम स्केड्यूल। अगर आप चाहते हैं, देखें, जिंदा रहने के लिए दो रास्ते हैं, अक्सर मैं कहा करता हूँ। एक रास्ता हमारे पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है, उसका सहारा तो आपने मतलब अपने आप को सर्वाइव करना है, तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं मेडिसिन से तो बेशुमार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आजकल ऐसे लगता है कि हम मेडिसिन के सहारे ही जी रहे हैं जो हालात है। आए दिन बंदा जो है वो ढेर सारी मेडिसिन उठाता है और खाता है। मेडिसिन के बगैर ठीक नहीं हो पाता। हाँ, आजकल ऐसा ये हालात है। आप सोचें 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक होते। आप बल्कि इसमें बताएं अगर एक्सरसाइज से वो ये रिलेटेड है तो बिल्कुल एक्सरसाइज लाइफ टाइम स्केड्यूल। तो सेकंड रास्ते दो हैं। एक रास्ता कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको लॉन्ग लाइफ हमेशा के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, बट कब तक? आप देखें, हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। सेकंड, आप कहते नहीं यार कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे कम से कम हम ठीक रहें, फिट रहें, वो है एक्सरसाइज। अब जो टॉपिक है हाउ टू मोटिवेट, हमने अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। अब देखें कि हम ओल्ड हो जाते हैं। अब देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब मतलब 60 के बाद स्पोर्ट्स शुरू हो चुकी हैं, लोग सीखना शुरू कर दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो हमारे मतलब एवरेज एज 50-55 ये नॉर्मल हमारी चल रही है। बट कि जो फॉरेन में जो लोग हमारा होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बट जो फॉरेन में होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। वो लोग प्लान लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, 60 के बाद रिटायर्ड हो गए, उसके बाद यार कोई ये नहीं है, हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि बस यार अब किसी टाइम भी वक्त अब आने वाला है, बस अब मेंटली प्रिपेयर हो जाती हैं। जो बंदा 60 में यही माइंडसेट आ रहा है ना, अच्छा भैया अच्छा वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ये जो हमारे लफ्ज है ना। अच्छा, 60 में बंदा रिटायर्ड, एक्टिविटी है नहीं। अब उसका सिर्फ एक होता है कि सिर्फ मस्जिद में जाना और वापस घर आना, और कोई उसकी एक्टिविटी नहीं है। अब एक बंदा फॉर एग्जाम्पल कोई बैंकर्स है या कोई आर्म फोर्सेज में है, वो बंदे की बड़ी एक्टिवली लाइफ चल रही, तो डेली एक्सरसाइजेज भी करनी और अपने आप को फुल टाइम अपने आप को मसरूफ करना। जब उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो एक डिप्रेशन में आता है, स्ट्रेस में आता है। फिर उसमें दो चीज़ें फ़ौरन अटैक करती हैं, हाइपरटेंशन और कार्डिक इश्यूज, और प्लस जो है हमारी वो डायबिटीज़ हर दूसरे बंदे के साथ अटैच है। तो हम मतलब अपने आप को डिप्रेशन की तरफ लेके चलना शुरू कर देते हैं। अब देखें कि एक्सरसाइज करने से अब बेशुमार ऐसे लोग हमारे मतलब है कि हीरोज़ हैं डिफरेंट मूवीज़ के, उनको देखें जब छोटे थे हम वैसे थे, आज भी वो वैसे हैं। क्या कि उनकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज कंपल्सरी है। फिर एक चीज़ हो रहा है कि जो लोग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं वो एवर फिट रहते हैं, उनको मेडिसिन का सहारा नहीं लेना पड़ता। जो लोग 10-11 बजे 12 बजे उठते हैं तो हर वक्त वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बट कि हम असेसमेंट क्या होती है, बंदा असेस कैसे करता है, यार मैं अपने आप को, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, उस गोल को मैंने अचीव कैसे करना है। अभी इवन कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नियर 50 मेरी एज है, मैं अभी भी नेशनल गेम्स जो कोयटा में हो रही हैं, तो मैं पंजाब की तरफ से मैं खेल रहा हूँ। अब मैं अपने आप को समझता हूँ मैं फिट हूँ। जब मैं इंटरनेशनली जब बाहर जाता हूँ, मैं वो मतलब 65 ईयर तक वो लोग खेलते हैं, मैं फील करता हूँ मेरे से भी ज़्यादा फिट हैं। इवन के एकदम मेरी लोग एग्जांपल देते हैं, यार आप सुपर डुपर फिट है। मैं कहना नहीं यार, मेरे से भी बहुत आगे लोग हैं। बट क्या है कि अपना एक टारगेट होना चाहिए कि यार मैं, सबसे पहले इंसान खुशी तब होती है कि जब इंसान वेयर करता है, कोई भी ड्रेस पहनता है, वो खुद अपने आप को अच्छा लगता है। ये सबसे पहले तो असेसमेंट ही होनी चाहिए, यार मैं लगता कैसे हूँ, बजाय सिंथेटिक चीज़ें अडॉप्ट करने के नेचुरली मैं कैसे लगता हूँ, मेरी लुक कैसे है, मेरी वेयरिंग कैसी है, मेरा उठना बैठना चलना पीना काम करना मेरा वो कैसे है। जब आप अपने आप को अच्छा लगते तो दूसरा बंदा आपकी लाजिम तारीफ है, यार माशाल्लाह यार आप बड़े अच्छे लगने चलते हुए, आपकी ड्रेसिंग आपकी बड़ी अच्छी है, आप
खुद ब खुद मोटिवेट होते चले जाते हैं। फिर लोग कहते हैं यार आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, फिर आप और जब सुबह जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए आप और अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। अब इवन फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आप आए स्टूडियो में तो आपको कहें मैडम आज ज़रा डिस्कम्फर्ट है, खैरियत है? नहीं मैं तो ठीक हूँ। और दूसरे बंदे ने फिर मैडम आज थोड़ा सा लगता है कि आप नींद आगे पूरी नहीं है। यार मैं ठीक हूँ। फिर तो मैडम को आप फिर सोचेंगे यार वाकई कोई ना कोई मसला है मुझे, 3 बंदों ने मुझे इधर से रोका है, मुझे तो कोई मसला है। आप सोच में मुब्तला हो जाएंगी यार ऐसा क्या है। हम जो बेसिकली जो क्रेजी होते हैं ना, हम होते हैं तारीफ के। ये प्रोटोकॉल क्या है पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर प्रोटोकॉल है कि हम किसी भी ऑफिस में गए कि यार सबसे पहले प्योरिटी मुझे दें यार, सबसे पहले काम मेरा काम, वो अपने काम छोड़ के हम सब लोग एक वो क्रेजी हैं प्रोटोकॉल के हवाले से। ठीक है, प्रोटोकॉल हर बंदे के वो अच्छा लगता है, वो मतलब कोई भी पर्सनैलिटी होती है तो उसको अच्छा लगता है यार उसको बंदे को इतना ओबलाइज किया जा रहा है। बट उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पर्सनैलिटी होती है बंदे की। पर्सनैलिटी इंसान की तब जो सेहत उसकी अच्छी होती है। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं अपने आप को, इग्नोर। अब अपने मोटिवेट करके आपने ट्रैक पे कैसे चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। सबसे पहले जब भी आपने को प्लान करना है कि मैंने एवर ग्रीन एवर फिट रहना है, सबसे पहले है वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना। मतलब आप अपनी आदत बना लेंगे सबसे पहले मैं रात को जल्दी सोना है और हर सूरत सुबह मैंने इंशाअल्लाह नमाज मस्जिद में पढ़नी है। उसके बाद मैंने ड्रेसअप होकर मैंने किसी भी पार्क में, हम लोग बड़े लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पीएचए ने बड़ी अच्छी पार्क्स बनाई हुई और जाते हुए बंदे को अच्छा लगता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग हर चीज़ ग्रीनरी नज़र आ रही थी, परिंदों की आवाज़ें सुनने में मिलती हैं, आपकी ओल्ड फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं, सुबह आपकी गपशप हो जाती है। वो मतलब एक ऐसी गपशप जो दिन भर नहीं होती, प्रोफेशनल गुफ्तगू होती है। उस प्रोफेशनल गुफ्तगू से आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, आप गपशप करते हैं। जितना आप नेचर के करीब रहते हैं ना उतना फिर आपको अच्छी वाइब्स भी आती हैं। बिल्कुल, तो वो मतलब आपको अच्छा लगता है। उसके बाद फिर जब आप अपने काम पे जाते हैं आपको सारा दिन बड़ा हर बंदे के साथ प्यार मोहब्बत ही है। और जो लोग सीरियस रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर कभी भी नॉर्मल नहीं होता। मतलब जो बंदे देख रहे हैं सीरियस इस्लाम के बस ये, अब उसको बंदे को हमेशा वो उसका बीपी कभी भी नॉर्मल हो नहीं सकता। आप मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है, जस्ट आप क्लैपिंग करना शुरू कर देंगे, शॉटिंग करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप ब्लड प्रेशर देके आप नॉर्मल होगा। हम लोग हंसी तो लेते नहीं, एक तो इन्वायरमेंट हमारा ऐसा है, बट क्या है कि अगर हम इसी को अडॉप्ट कर लेंगे, यार माहौल ऐसा है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बट एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस से ख़त्म करती है, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज़ से। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी आई साइड, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज जो आई साइड वीक हो जाती है वो आपकी नॉर्मलाइज होना शुरू होती है, डायबिटीज़ आपकी नॉर्मल हो जाती है। और इसका कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, आप डेली करेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे आप इनटेक पानी ज़्यादा करते हैं, आपको ये चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आपकी सबसे बड़ी चीज़ है आपकी नींद अच्छी आ जाती है। अब लोग अक्सर मुझे कहते हैं यार हमारी नींद नहीं है, डिस्टर्ब है। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है काम का बर्डन भी होता है, जो लोग जो दिन में भी काम कर रहे होते हैं, फिर रात को भी जो है वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, डबल शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें उनके लिए इंतहाई आसान है। बेसिकली इशू क्या है, वो मेंटल वर्क। जब आपका मेंटल वर्क ज्यादा होगा, फिजिकल एक्सर्शन नहीं होगी, तो आपकी जिस्मानी थकान नहीं होगी, आप हमेशा मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला रहेंगे। अब रोजाना की बुनियाद पे डिफरेंट मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ तो सबसे अल्लाह माफी का, अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, स्ट्रोक पैरालिसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा भला बंदा ठीक है, अब देखे ना कि ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज साइलेंट किलर, खामोश कातिल है। अच्छा, फिर ऐसी बीमारियां, अच्छा फिर डाइट का भी बड़ा इसमें रोल है। अभी हम चलते हैं, डाइट की बात हो रही है तो पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, अगर बात करें मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा कीमतों की, तो आज के दिन सब्जियों और फलों की कीमतों में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। उसमें अगर सब्जियों को देख लें, जिसमें अदरक जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो में, देसी लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में, मुख्तलिफ अक़साम के लीमू 240 से 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आम मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्जियों में ये 3-4 ऐसे आइटम्स हैं जो कई माह से इनकी कीमतें बरकरार हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। आम शहरियों की पहुंच से ये कीमतें बहुत ज़्यादा दूर हैं। मौसमी सब्जियों की बात करें तो अदरक महंगी हुई थी, 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। इसके साथ भिंडी जो है वो 200 से 240 में, करेला 160 रुपये फ़ी किलो में, चुकंदर जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में, बैंगन और कद्दू जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो, प्याज 60 रुपये फ़ी किलो में, हरी मिर्च 120 में, जबकि टमाटर जो है वो 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अब मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की सब्जियां हैं, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, ये शहरियों के लिए एक
इन दिनों एक अच्छी चीज़ है कि इनकी कीमतें काफ़ी कम हुई हैं, क्योंकि इससे अगर 2-3 माह पीछे चले जाएँ तो इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। अब लोकल जो है वो दस्तयाब हैं, तो इनकी कीमतों में खासी कमी देखी जा रही है। फलों की तरफ देखें तो फलों में खुबानी अंगूर जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि आलू बुखारा भी 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। खजूर जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो में, उसके साथ बात करें सेब की 450 रुपये फ़ी किलो में, स्ट्रॉबेरी जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो में। इसके साथ बात करें कुछ और मौसमी फलों की, जिसमें केला जो है वो 320 से कम होकर 240 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। इसके साथ फालसा, लोकाट और आड़ू, उनकी कीमत में मुसलसल गिरावट देखी जा रही है। 160 रुपये कम से कम, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 240 तक फ़रोख्त हो रहे हैं। क्वालिटी के हिसाब से कीमतें भी मुख्तलिफ देखी जाती हैं। इसके साथ खरबूज जो है वो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में, जबकि तरबूज 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अगर मुल्तान शहर में देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे हमें रेट भी मुख्तलिफ नज़र आते हैं। जो अगर कैंट एरिया में जाएँ वहाँ थोड़ा ज़्यादा कीमतें देखने को मिलती हैं, जबकि गुलगश्त वाले एरिया के तरफ चले जाएँ वहाँ कीमतें कुछ कम देखने को मिलती हैं, नॉर्मल कीमतें होती हैं। और अगर सब्ज़ी मंडी की बात कर ली जाए या फिर इधर पुराना शुजाबाद रोड की बात कर ली जाए तो वहाँ पे कीमतें जो हैं वो इंतहाई कम देखने को मिलती हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में कीमतें भी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया को भी नज़र रखनी चाहिए, मार्केट में कीमतें बरकरार रखनी चाहिए, सरकारी रेट्स लागू करवाने चाहिए, ताकि आम शहरी जो हैं वो हुकूमत की तरफ से जो दिए गए रेट्स हैं उन पर खरीदारी कर सकें और उनकी जो महंगाई के बायस होने वाली परेशानियाँ हैं वो भी कम हो सकें। जी। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और सब्जियों फलों के रेट्स जैसे ही बताते हैं ना तो पता चलता है कि कितनी अच्छा, एक तो महंगाई है, खुद साख्ता महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी की जो सूरत हाल है, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करते हैं कि अभी जो है वो क्या कोर्ट की तरफ से डिसीजन होगा और क्या कानून है। और अगर हम इमरान खान साहब की बात करें कि उनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस हैं, जिसको मैं समझती हूँ कि वो हर पेशी पर पेश भी हो रहे थे, चाहे जो भी हालात हो रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप, इसके क्या कानून कहता है, क्या लॉ है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जब भी किसी को अरेस्ट करती है, जिस तरह एक्स प्राइम मिनिस्टर को कल अरेस्ट किया, सो 24 आवर्स तो उनके पास उनको लॉ इजाज़त देता है कि वो आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस में जिस तरह आप लोगों ने कल न्यूज़ पे देखा होगा, उनका एक मेडिकल बोर्ड बना और उसका, ताकि कल को किसी किस्म का कोई एलिगेशन ना आ सके कि जी मिस हैंडलिंग हुई है, तो एक मेडिकल बोर्ड बन गया। अब जैसे विद इन 24 आवर्स लॉ ये कहता है कि आप उनको प्रेजेंट करें रेलिवेंट कोर्ट में और उनको बताएं कि जी हमने इनको कल अरेस्ट किया था और हमें इनकी फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें ये रिक्वायर्ड है। सो अंडर नैब लॉज जो है जो आईओ है उस केस का, वो रेलिवेंट कोर्ट में पेश करेगा एक्स प्राइम मिनिस्टर को। नो, कोर्ट इज़ नॉट बाउंड मैकेनिकली कि जी रिक्वेस्ट की है तो वो लाजमी ही वो रिमांड उनको वापस करें। हाँ, अब क्योंकि रिमांड का भी उन्हें कहा गया, तो उनके लॉयर्स बात कर सकते हैं कि जी ये केस था एंड कोर्ट कैन रिफ्यूज द रिक्वेस्ट ऑफ नैब। सो ये तो एक लीगल एस्पेक्ट है। नो, एट द सेम टाइम जो अरेस्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, प्लस जो नैब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो दोज दैट हैव बीन चैलेंज्ड इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सो क्योंकि जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं एंड दे हैव वास्ट पावर्स, दे कैन इंटरवीन। वो अगर देखते हैं कि जी इसमें ऐसा मसला नहीं था जिसमें नैब ने एक्सीड किया, अपने इख्तियारात से ज़्यादा किया। जिस तरह देखें लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, 1 मई को छुट्टी थी। जी बिल्कुल, मैं अभी इस तरफ भी आ रही थी। उस देन फिर देखना ये क्या एसओपीज़ हैं। जब नॉर्मली एक वारंट ऑफ अरेस्ट हो जाता है तो 10 तारीख का क्यों इंतज़ार किया गया? 2, 3, 4, 8, 9 दिन कोई वहाँ सर्व क्यों नहीं किया गया? नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि इस तरह बता दिया जाता है कि जी आप हमें रिक्वायर्ड हैं, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें। तो और देखें अब लॉ सबके लिए, क्योंकि मैं पहले कहता हूँ इक्वल है। हमारी जितनी भी पहले पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो माजी में इन्वेस्टिगेशंस हुई, कभी भी ऐसा नहीं देखने में आया कि इस तरह एकदम से इस तरह हैरास किया गया हो। दे वर गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वेदर दोज आर एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके भाई हों या और दूसरी पार्टीज के हों, दे वर गिवन प्रॉपर नोटिस कि आप आएँ, आप पेश हो जाए।
तो ऐसा नैब की तरफ से ऐसा कोई नहीं कोर्ट को कहा कि जनाब हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया, ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग। एक तो मैंने आपको ये लॉ बता दिया। दूसरा आपने पूछा कि बिकॉज एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मोर देन 100 केसेस हैं। और देखें लॉ ये रिक्वायर करता है फॉर गेटिंग बेल बिफोर अरेस्ट यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट। यही रीज़न है जब वो लाहौर में थे तो कोर्ट इंसिस्ट कर रही थी कि हम कानून को सिर्फ इसलिए चेंज नहीं कर सकते कि जी यू आर एक्स प्राइम मिनिस्टर सो यू हैव टू कम इन द कोर्ट। वो फिर सारा शाम 6-7 बजे तक पूरे रश की वजह से एक्स प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। अब ये अगेन हम जो बीइंग अ लॉयर मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है कि मैं किसी को करूँ, मैं लॉ की बात करूँगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास इख्तियारात हैं, लॉ उनको परमिट करता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपेरेंटली नजर आ रही है, सो देयर इज नीड फॉर ऑनरेबल कोर्ट्स टू इंटरवीन इन इट, क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क जल रहा है। इसको रिलीफ देने में जितना भी आप डिले करेंगे तो मेरा ख्याल है इसमें जो शरपसंद अनासिर हैं जो हम पहले बात कर रहे थे वो सारा करेंगे। सो आई बीइंग अ लॉयर मैं ये कहूँगा कि वो भाग के नहीं जा रहे, वो वहीं खड़े हैं, आप तो इन्वेस्टिगेट कर लें, जुर्मदार होंगे तो उनको जेल में डाल दें इमरान खान साहब को। लेकिन ये इतना एक इस तरह का एक्ट करना आई बिलीव कि ये गलत हुआ। बीइंग अ लॉयर मैं बात कर रहा हूँ। वैसे भी ओवरऑल हम देखें तो जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है और अगर कोई चीज़ इस तरह की आती है, नॉर्मली नैब के मुल्जिमों बेल 6-6 महीने चला लेते हैं, 1 साल हम बेल करवा रहे हैं, ठीक है आप चले जाएं, सर हम अपनी इनोसेंस पेश करना चाह रहे हैं, हम जाते हैं, ठीक है आप चले जाएं। सो वो तो पहले ही पेश हो रहे हैं। सो आई बिलीव कि अगर आवर ऑनरेबल कोर्ट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, अब दे शुड सी द सिचुएशन। हमारे इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, हमारे यूट्यूब, ये दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। पूरी दुनिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में सस्पेंड हो गई हैं जी इंटरनेट सर्विसेज। जी बिल्कुल, कल से हम यही देखते हैं कि आप जो है कोई भी इस तरह की हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो यूट्यूब है, तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। देखें अगर रिलीफ आज भी मिल सकता है, कोर्ट्स ने ऑर्डर किया है। देखें जब कानून सबके लिए बराबर है, कोर्ट्स तो उसी वक्त ऑर्डर कर देती हैं। हथकड़ी लगे हुए बंदे को अगर वो समझते हैं कि इसको अरेस्ट गलत किया, कहते हैं कि हथकड़ी खोलें आप, इनको भेजें आप, ये आपने गलत किया है। सही। अब ये जजिस पे है, वो उसको केस क्या है उस पर अपेरेंटली तो वो अब देखें अब वो ज़मीन भी क्या बना है, वहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, कोई सेंटोरस मॉल तो नहीं बना। देखें अभी भी तो बात है ना, कोई वहाँ कोई ऐसे कोई पर्सनल गेन की चीज़ें तो नहीं है। और अदरवाइज भी ये बातें अभी क्योंकि जितनी भी जो इनकी जो अपर लेवल की जितनी लीडरशिप है वो भी सुना है रात से, वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और वो फिर जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। जी हाँ, आसानियां करे जी, लॉ है और बहुत ज्यादा हम आई एम ऑप्टिमिस्टिक वी विल गेट रिलीफ। कानून मेरा है, अपना अंदाजा है कानून है, और कानून इंशाल्लाह अगर उनका वकील और जजेस समझेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक अरेस्ट कर लिया, तो आई बिलीव वो अच्छा, इस टाइम मेरे ख्याल में तमाम पूरे मुल्क की नज़र भी इस टाइम जो है वो लोग मैं क्योंकि इस वक्त बड़े परेशान हैं लोग, मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें, जज्बात में ना आए। हाँ। और ये जिस तरह हम पहले बात कर चुके, पीसफुल प्रोटेस्ट उनका राइट है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करें, इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, लोगों के कहने में ना आए, तोड़ फोड़ ना करें। हाँ, ये उसकी एक और बात भी है, और सारी वीडियोस बन रही हैं, अब नहीं तो 15 दिन बाद आपने कानून के दायरे में आ जाना है। जो आप आग लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो फेस से फिर नादरा से डिटेक्ट हो जाते हैं, फिर फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं आजकल नादरा के लिए। तो ये जितने लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मैं उनको एज एक मुफ्त मशवरा देना चाहूंगा कि कुछ अरसे बाद फिर आप लोग आइडेंटिफाई होकर जेलों में आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा ये तोड़ फोड़ अवॉइड करें, बाकी पीसफुल प्रोटेस्ट आप करें। मुल्क के बारे में। हाँ जी, मुल्क के बारे में। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह डाइट पे हम बात कर रहे थे, एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप जिम भी नहीं जा सकते तो घर आप बैठे जो है वो किस तरह, ख़वातीन जो है हमारी स्पेशली, उनको जैसे ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है कि अगर जिम नहीं जा सकती, आपके काम भी होते हैं बहुत सारे, तो वो कैसे मोटिवेट हों, और या आप समझते हैं कि चलें अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर बैठे जो है आप ये एक्सरसाइज करके जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना अपने आप को मोटिवेट करना, वो है आपकी न्यूट्रिशन।
नंबर एक, जब गाड़ी है ना, गाड़ी में अच्छा फ्यूल डलेगा तो गाड़ी खूब भागेगी, आपको गाड़ी चलाने में भी, ड्राइव करने में भी मज़ा आएगा। अगर गाड़ी में आम फ्यूल डालेंगे तो जगह जगह वो ब्रेकें लगेगी। तो इंसान जो है ना, ब्रेकें तब लगती जब उसकी न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं होती, बैलेंस डाइट नहीं होती, सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और इसी तरह से भी ज़्यादा इंटेक करने की वजह से फिर लेट नाइट ईटिंग जो हमारी हैबिट बनी हुई है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नींद। जब तक आपकी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी ना, आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते, ना आपको खाने को कोई चीज़ खाने को दिल करेगा, ना आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। प्योरिटी क्या है? सबसे पहले वो है आपके 6 से 8 घंटे की नींद। अपनी आदत बनाएं, और स्पेशली जो हम लोग एडिक्शन है हमें मोबाइल फ़ोन की, तो देखें सारी ज़िंदगी हमने मोबाइल देखना है, सारी ज़िंदगी हमने जो मीडिया को हमने देखना है, हर जितनी भी न्यूज़ है सुनना है हमने। बट असल जो चीज़ है, जब तक आपकी 6 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तो कोई काम करने में मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले अपने आप को नॉर्मलाइज करें। फिर क्या होता है, जो लोगों की नींद पूरी नहीं होती वो क्या होता है, फिजिकल तो वो बेड पे होता है, मेंटल अवे होते हैं, मेंटली भी वो डिस्टर्ब होते अब जैसे आजकल हालात हमारे के मुल्क की हालात ऐसी हैं, तो हम हर बंदा मतलब डिप्रेशन है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और सेकंड जो है जो हालात हैं ये, तो हम देखें पीसफुल हम लोग रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में सुकून हो, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक ट्रैक पे, उस ट्रैक पे हम चलते रहें, भागते चले जाएं हम लोग। बट क्या है कि हमारे ट्रैक्स डिफरेंट चेंज होते चले जाते हैं, और हम राइट टाइम राइट क्लिक नहीं कर पाते, और हम एक वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। जब मुख्तलिफ चीज़ें प्लान करते हैं और फोकस हमारा नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन स्ट्रेस में लेते हैं। अब देखें एक्सरसाइज कौन लोग करते हैं? जो लोग खुश होते हैं। मतलब देखें चाइल्डहुड, बचपन में हम कितना एंजॉय करते थे खेल। हमें हमारे पेरेंट्स, तुम खेलोगे नहीं तो ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, हमें डांटते थे। तो अब क्या है कि अब हमें, उस वक्त हमें खेलने नहीं देते, आज हम खेल नहीं सकते। अच्छा, फिर हमें, और फिर स्पेशली हम अपने बच्चों को भी, जिस तरह के हालात हैं, कुछ हम इसकी वजह से भी इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि मैं सोचती हूँ जो हमने अपना बचपन एंजॉय किया हुआ है वो हमारे बच्चे उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। वाकई कि आजकल सोशल मीडिया पे जो पुरानी आ रही है ना वीडियोस, जो मतलब बचपन की जो सारी यादें जो एक दो बाला हो जाती हैं, अब बिलीव करें मुझे वो इतनी अच्छी लगती हैं, आप मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो जो लम्हे हैं, जो गांव के जो आउटिंग हमारी होती है, और मतलब जो जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें जो बड़ी शौक से हम लोग खाते थे, तो मतलब अब भी याद आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने तो वो इन्वायरमेंट अभी भी वो मैंने रखा हुआ है, चूँकि मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे नेचर वैसे भी अच्छी लगती है। मतलब एक जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी अपनी आदत है कि सुबह मैंने उठना, मैंने अपनी पार्क में रनिंग करनी, उसके बाद मैंने जिम चले जाना, मतलब चाइल्डहुड से टिल नाउ अपनी आदत बनाई हुई है। अब इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कि जब आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक कमिटमेंट के तहत आप आगे लेके जाते हैं, तो आप अपने आप को खुश रखते हैं। खुश अपने आप को रखना सबसे मुश्किल है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब एक लॉफ्टर लेते हैं, बहुत कह लगाते हैं। मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल के आपको कह लगा सकते हैं। मैं बहुत कह लगाती हूँ वैसे मेरे कह सब में मशहूर है वो आपकी मजबूरी है। नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं, अच्छा, मुझे कल भी एक जो है वो जानना थी, मैं मतलब आप बहुत स्माइल करती हैं, तो मैंने कहा अभी मैं हूँ ऐसी, अभी क्या करूँ, स्माइल रहती है। देखें ये अल्लाह की नेमत है। वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो मतलब हंसते हैं और दूसरे बंदे को हंसाते हैं। ये सदका जारी है। आज मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी दूसरे बंदे को इंटरटेन करें। मतलब हम इतने डिप्रेशन स्ट्रेस में मुब्तला हैं कि हमें कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। अब अच्छी लगनी हुई तब वही बात है कि नींद आपकी पूरी हो, रेगुलर आप एक्सरसाइज करें, बैलेंस आप अपनी डाइट लें, अपना मतलब है कि हर वो चीज़ खाएं जो आपको पता है यार मैं अगर फ्रूट्स खा रहा हूँ मुझे इन वाइटामिन की ज़रूरत है, अगर मैं दूध पी रहा हूँ मेरे में कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो मेरी रिकवर हो रही है, मेरी बॉडी को कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं। मतलब रात को सोते हुए हमें ये लाजमी रियलाइज़ करना चाहिए कि पूरे दिन में अपनी अच्छी सेहत के लिए हमने क्या क्या खाया है। अब ज़ाहिर बात है कि आप वही बात है कि या तो आप कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, अब लोगों के पास कहते हैं टाइम हमारे पास नहीं है। अब मैं तो मुझे समझे बड़ा दुख होता है कि जब वो कहते हैं ना यार खाने के लिए टाइम नहीं है, मैं कह यार फिर जीने का फ़ायदा क्या आपका? ज़िंदगी में क्या आपने देखा, क्या आपने इंजॉय किया? कितनी अल्लाह की खूबसूरत कायनात है कि इवन कि जब हम नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, जब हम लोग डिफरेंट जगहों पे हम विज़िट करते हैं, और जो अल्लाह की खूबसूरत कायनात कितनी हमें अच्छी लगती है। तो मतलब आप अच्छी डाइट लें, अच्छा उसको विज़िट करें, इंजॉय करें, ताकि स्ट्रेस और डिप्रेशन से आप निकल पाएँ। अब इस सब से निकलने की जो मेन जो वजह है ना, अब आप हर बंदा अपना एक स्केड्यूल बना ले
کہ میں نے صبح अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी मौसम के मुताबिक जो डाइट है वो मैंने डाइट लेनी है। जैसे आजकल बड़ा अच्छा मतलब है आप जूसेस के हवाले से, जैसे आजकल फालसा है उसका जूस बहुत अच्छा है, आड़ू है इसका बड़ा अच्छा मतलब शेक बना, जो तरबूज है, खरबूज है, लोकाट है, मतलब आप सारे समर सीजन के तो सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आपको जूसेस भी आपको अच्छे मिलते हैं, फाइबर आपको अच्छा मिलता है, वेट रिडक्शन के लिए बड़ा अच्छा है। बट क्या है कि लोग अपने टारगेट सेट इसलिए भी नहीं करते, ओवर वेट होने की वजह से वो प्लान करते हैं यार काश मैं भी पतला हूँ। मतलब हर बंदा हो सकता है, सिर्फ क्या है कि जब 6 घंटे की नींद, बैलेंस डाइट, और रात को बस थोड़ा खाना खाएं। हम लोग क्या करते हैं दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता, रात को ओवर ईटिंग करके हम लोग सो जाते हैं। और देखें हर बंदे का स्टोमिक अपसेट है, अपसेट होने की वजह क्या है कि ओवरलोड जब आप होंगे तो ज़ाहिर बात है कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, स्टोमिक अल्सर वगैरह, देखें हर दूसरे बंदे को स्टोमिक प्रॉब्लम है। उसकी वजह कि बैलेंस डाइट है नहीं, बैलेंस सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब उनको नहीं पता कि फास्ट फूड के साइड इफ़ेक्ट क्या है और जो जो चीज़ें हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो किस तरीके से वो बनाई गई हैं। अब सिर्फ ये चीज़ें रियलाइज, सिर्फ ये होता है एक सिंथेटिक है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार ये वो चीज़ बड़ी डिलीशियस है, बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कि यार सिर्फ ज़बान का टेस्ट है आपका, सिर्फ इधर तक आपको, उसके बाद आप कोई फीलिंग्स आपको नहीं होती। मतलब सिर्फ रियलाइज करें यार इसके साइड इफेक्ट कितने करें। अब लोगों क्या है कि अब वो कहते हैं यार ओ आप इतनी एज नहीं, आप ओवर एज लगते हैं। अब देखें ना मोटापा इंसान की खूबसूरती को तबाह कर देता है। आप जितने स्लिम स्मार्ट होंगे उतने आप अपने आप को अच्छे लगेंगे। अब एक्सरसाइज का जहाँ तक स्केड्यूल है हर बंदे ने अब अडॉप्ट ये करना है कि लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप कुछ चेयर के ऊपर बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके घर में रूम है उस रूम के अंदर भी आप वॉक कर सकते हैं। अब डिप्रेशन स्ट्रेस से निकलने के लिए आपके पास बेस्ट टूल है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है। आप डिप्रेशन का आप कोई भी डाउनलोड कर लें, आप योगा उसी को पहले असेस करें। 5-6 एक्सरसाइजेज होती हैं, वो अपनी लाइफ स्केड्यूल में उसको रख लें। और वैसे भी नॉर्मली बेशुमार टाइम मैंने डिप्रेशन स्ट्रेस का योगा के एक्सरसाइजेज भी मैंने कई दफ़ा बताई है, बॉडी मोबिलाइजेशन की भी कई दफ़ा मैंने बताई है। योगा एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी माइंड रिलैक्सेशन के हवाले से भी हम देख लें, फिटनेस के हवाले से भी देख लें तो योगा बहुत बेस्ट है। योगा सबसे बेस्ट है इसलिए कि इसमें किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब जिम जाते हैं, जिम में ओवर वेट ज़्यादा वजन उठा के मसल्स आपके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, आपकी डिस्क बल्ज हो सकती है, और इसी तरह से आप मसल्स आपके टेंडर होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, स्पैज्म हो जाते हैं। तो बट क्या है योगा में क्या होता है वो होल्डिंग होती है। बेसिकली योगा है क्या, योगा आपकी मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन के हवाले से एक एक्सरसाइजेज है जो आपको मेंटली फिजिकली आपको रिलैक्स करती है, जो आपका मसल्स के जो इम्बैलेंसमेंट होती है, मसल में स्ट्रेंथिंग डेवलप करती है, इलास्टिसिटी डेवलप करती है, आपका बैलेंस करती है, आपका जो ओवर वेट को वेट कम करने में बड़ा मददगार साबित होती है। बट इसके साथ जो लोग जिनको नींद नहीं, हर मतलब योगा हर बीमारियों के हवाले से इफेक्टिव है। हर बीमारियों की डिफरेंट एक्सरसाइजेज, जैसे मेडिकेशन होती है इसी तरह से एक्सरसाइजेज भी डिफरेंट है। जब बीइंग मैं फिजिकल थेरेपिस्ट, अब मैं ज़्यादातर जो अपने पेशेंट को जो बॉडी मोबिलाइजेशन के साथ साथ उनको मेडिटेशन भी लाजमी कराता हूं मैं, ताकि उनके जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ साथ सेटल डाउन हो जाए। अच्छा यही बात है फिर कि हम लोग जो है ना अपने एक यूँ समझ लें नफ्सा नफसी का आलम है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और जो है वो चीज़ें हमारी, क्योंकि जिस तरह हम लोग मुल्क की सूरत हाल को भी देखें, फिर बेरोज़गारी, महंगाई, तो लोग बड़े डिसहार्ट हो गए हैं। उसमें अपने आप को मोटिवेट करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात आती है लोग भी आपको बड़ा डिसहार्ट करते हैं, और उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जिस तरह आप क्या समझते हैं, जाहिर सी बात है समर है स्टार्ट, गर्मियाँ भी, मौसम भी चेंज हो गया है, तो इसमें किस तरह हमें अपना ख्याल रखना चाहिए फिटनेस के हवाले से, क्योंकि इसमें इस मौसम में जो है डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए सबसे बड़ी जो है डिहाइड्रेशन के हवाले से तरबूज खरबूजा बेस्ट है, और मिंट का ज़्यादा इस्तेमाल, पुदीने का, पुदीना मतलब एक तो उसकी चटनी बहुत अच्छी होती है और मैं खैर बहुत शौक से खाता हूँ मैं, और स्पेशली रात में अगर खाना पड़ जाए तो मैं उसको लाजमी मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को वो सेट रखती है वो। और सेकंड जो है इसका जूसेस बहुत अच्छे हैं, फालसा बहुत अच्छा है, कल आड़ू का जूस बहुत अच्छा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को ये पीना चाहिए, और पानी इंटेक ज़्यादा करना चाहिए।
اور سیکنڈ ظاہری بات ہے اس موسم میں زیادہ تر ہمیں پیاس لگتی ہے اور پیاس میں پانی کے ساتھ ساتھ یہ ان چیزوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ اور سب سے بڑے کمپلیکشن اس فروٹ میں کمپلیکشن بننے کا بڑا اچھا جو مطلب سنتھیٹکلی پارلر جاتے ہیں اگر لیڈیز ہماری ہیں تو ان کو اگر یہ فروٹس اور جوسز تو زیادہ استعمال کریں گے زیادہ اس چیز کا فائدہ ہوگا. مہنگے ہو گئے نہیں دیکھیں بات یہ کہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. 150 روپے آڑو آپ کو مل جاتا ہے اور تربوز 30 روپے تو آج کل تربوز ہے. خربوزہ بھی 60-70 روپے ہے. اتنا مہنگا نہیں جتنا ہم لوگ بنا دیتے ہیں. بعد میں فاسٹ فوڈ تو سو مچ کاسٹلی, اس سے تو کم از کم یہ چیپ چیزیں ہیں نا, کم ہیلدی چیزیں تو ہیں, آرگینک چیزیں تو ہیں. اچھا پھر اچھا یہ ہم بات کرتے ہیں, میں ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کروں گی لازمی. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم خالص چیزیں کھائیں اور ہماری اچھی صحت بھی رہے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری سبزیاں بھی جو ہیں وہ بھی صاف پانی سے تیار نہیں ہو رہی. اچھا اگر ہم پھلوں کی بھی بات کریں, لوگ اس میں بھی ملاوٹ کریں. ایون کہ تربوز کے اندر, خربوزے کے اندر جس طرح ہیضہ جیسی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ, لوگ جو ہے وہ 2 نمبری کرنے سے باز ہی نہیں آ رہے, یقین کریں. اچھا پھر اگر ہم دودھ کی بات کریں تو دودھ آپ کی ایک بہترین غذا ہے, لیکن ہمارے پاس خالص دودھ جو ہے وہ میسر نہیں ہے. آپ کے پاس خالص چیزیں, ملاوٹ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ملاوٹ ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں نا, اگر ہم 10 لوگوں سے تھوڑی سی ریکی کر لیں گے نا, یار یہ بتائیں کہ دودھ کس کا اچھا ہے, وہ آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے نام بتا دے گا. آپ دیکھیں یار زیادہ لوگوں نے کس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, آپ اسے لینا شروع کر دیں. تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے ہمیں, مطلب یہ چیز مل جاتی ہے بٹ تھوڑی سی کوشش یہ بڑا مشکل ہو گیا, خالص پن آج کل ملتا نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے, بس وہی ہے کہ تھوڑی سی ریکی کرنی پڑتی ہے, پوچھنا پڑتا ہے. اب ایک بندہ ہے اس نے مشورہ لینا ہے, اب مطلب ایک خاموش بیٹھے ہیں, اب 10 بندوں سے اس نے بات کرنی, کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن مل جائے گی. تو بات یہ ہے کہ کرنے سے ملتا ہے. اگر آپ نہیں یار مجھے ملا, آپ ایک ہی دکان پہ ساری زندگی جائیں گے, اسے وہی چیز دینی جو ایز یوزل وہ دیتا ہی ہے. اچھا آپ کس سمجھ سے واک کا جو ہے وہ بہترین ٹائم کون سا ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے صبح اچھی گزارنی ہے, آپ چاہتے ہیں صبح میری بڑی اچھی ہو, بڑا میں کمفرٹ ہوں, صبح نماز کے بعد سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اس وقت پولوٹیڈ ایئر نہیں ہوتی, آپ مطلب نیٹ اینڈ کلین ایئر ہوتی ہے, اس میں پھر وائٹامنس ڈی آپ کو ایک نیچرلی آپ کو مل جاتا ہے. وہ دی بیسٹ ہے. ارلی ان دا مارننگ جو ہے نا ایکسرسائز وہ بیسٹ ہے یہ. اس کے بعد آپ کا دن بھر کام کرنے میں بھی اچھا ہوتا ہے. دوپہر میں کھانا کھائیں, آدھا گھنٹہ آپ کیلولا کریں اور اس کے بعد آپ کام کریں. آپ کو پھر رات میں بھی آپ اگرچہ آپ کا دل چاہتا ہے مطلب ایکسرسائز کرنے کو, آپ آرام سے کر سکتے ہیں. مطلب رات کی بھی اب جیسے کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ واک آپ کو کرنی چاہیے, وہ ضروری, تاکہ اب وجہ کہ کھانا بھی آپ کا. ہاں دیکھیں لوگ رات میں اوور ایٹنگ کرتے وہ نقصان دہ ہیں. دن صبح میں اگر بزرگ اکثر میں بات کرتا ہوں, صبح کا جو کھانا ہے نا وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت تکڑا کریں چاہے کام کریں. دوپہر میں وزیر, رات کو فقیر والا. ہمیشہ کوشش کریں بس رات کو لائٹ کھانا لیں آپ, وہ بھی کھانے سے 2 گھنٹے پہلے, یہ نہ کھائیں اور سو جائیں, پھر بندہ سوتا رہتا ہے بیماری کی حالت میں. تو یہ بس ضروری چیز ہے یہ. صحیح. اچھا پھر آپ کے ایکسرسائز جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا, کیا جو ہے وہ کون سی ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ گھر میں ایزیلی اگر آپ جم نہیں جا سکتے تو؟ دیکھیں ایکسرسائز سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے آپ کی واک. واک آپ 3 طرح سے آپ کر سکتے ہیں. سمپل, پہلے آپ سمپل واک کریں, پھر آپ بیس واک, ہاتھوں کو تھوڑا سا تیز آپ کر کے چلتے ہیں, پھر ہلکا ہلکا ٹو پہ آپ تھوڑی سی جاگنگ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے آپ کی اسٹریچنگ باڈی اسٹریچنگ. اکثر میں کئی مرتبہ میں بول چکا ہوں کہ وہ اسٹریچنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس سے کہ جب اسٹریچنگ کرنے سے جیسے آپ کھڑے کرتے ہو, آپ اینکل کو آپ لوگ کلاک وائز, اینٹی کلاک وائز, ان سائڈ آؤٹ سائڈ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے نیٹ, اسی طرح دونوں لیگ کو آپ کر سکتے ہیں. تو اس جو اسٹریچنگ کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کوئی ایکٹیویٹی گھر میں ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, لائک آپ بچوں کے ساتھ آپ کیچ بال تھروئنگ آپ کر سکتے ہیں, یا اسی طرح سے مطلب کوئی بھی بچوں میں جیسے ہم بچپن میں ہم جو گیمز کھیل سکتے ہیں اس طرح سے کی جا سکتی ہے. بیسٹ ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی نزدیک پارک ہے, آپ وہیں آپ لازمی اپنے بچوں کے ساتھ بھی انجوائے کریں گے آپ, اور ویسے ہی وہ بچے بھی ایک ٹریک پہ آ جائیں گے جو فیوچر میں ان کو آپ کو زبردستی نہیں. آج جو بچے ہمارے ایکسرسائز اس چھوٹی عمر میں وہ کریں گے, لانگ لائف وہ کر پائیں گے, کم از کم وہ بیماریوں سے بچے رہیں گے. صحیح. اچھا جن کو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے کیا وہ بھی واک کر سکتے ہیں؟ وہ کتنی دیر واک کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا بھی چاہیں؟ دیکھیں اب اس میں بھی ایج کیٹیگرائز ہوتی ہے. اب ینگسٹرز ہیں 40 سے پہلے تو وہ تو مطلب جم بھی کر سکتے ہیں, رننگ شننگ سب کچھ کر سکتی ہیں. اب ایج میں اس میں آ جاتی ہے لیڈیز میں. اب لیڈیز میں پرابلمس کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں, اس پرابلمس کی وجہ سے ان کا آسٹروپوسس زیادہ آ جاتا ہے. آج کل چونکہ ہم لوگ سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں
اور کیلشیم ہم انٹیک کرتے نہیں، ایک نہ کرنے کی وجہ سے ہماری بونز ویک ہو جاتی ہیں، ویک ہونے کی وجہ جیسے گرتے ہیں فوراً کوئی نہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہی ہے. اور ایسے لوگ جن کو نی ٹربل ہے، گھٹنوں کا درد ہے، ایک تو رات سوتے ہوئے گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھیں، چونکہ جب ان کا خلا بچ جاتا ہے تو وہ مطلب اس میں کانٹیکچر ہوتا ہے، وہ سیدھی نہیں ہو پاتی ایسے، خم رہ جاتے ہیں. اب خم جب ساری رات ہے تو صبح انفلیمڈ ہو جاتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھیں. سیکنڈ جو ہے وہ کوموڈ برا چیئر پہ وہ اسٹول یورن کریں وہ. اور اس کے بعد جو ہے اپنی ہلکی سی اپنا اگر کوئی بھی ہے امبولائزر ملتے ہیں گھٹنوں پہ چڑھانے کے لیے، تاکہ وہ جو اس کو پروٹیکٹ کریں، وہ آرام سے وہ سمپل وے میں وہ واک لازمی کریں گے. اور سیکنڈ اکثر میں جیسے میں ایکسرسائز بتائی ہیں لیگس کی ٹچنگ، پاؤں کو نیچے 10 سیکنڈ نیچے اوپر یہ لازمی کریں، اس کو رولنگ کریں، کول ڈاؤن کریں. اور اسی طرح گھٹنے کے نیچے اپنے تکیہ رکھا ہوا ہے اس کو نی پریسنگ کریں، جتنا ہو سکے اس کو نی کو پریس کریں، 10 سیکنڈ ہولڈ کریں تاکہ ان کے جو یہ کوڈیسس مسل تھائز مسلز ہیں یہ مضبوط ہو جائیں، چلنے میں ان کو آسانی ہوگی. تو اچھا وہ مطلب واک بھی کر سکتے ہیں، ہلکی پھلکی واک جو ہے. ہاں جی، جیسے میں نے جو ہے سب سے پہلے تو ان میں جتنی باڈی میں جتنی الیسٹیسٹی ہوگی نا، فلیکسیبلٹی ہوگی، اتنا وہ کمفرٹ ہوگا. جتنی جسم میں سختی ہوگی، اکڑاؤ ہوگا، کھچاؤ اتنا ہوگا، اتنا ان کے لیے چلنا اور ایکسرسائز کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے جتنا فلیکسیبل بندہ ہوتا ہے اتنا وہ ایکٹیو ہوتا ہی ہے. تو وہی نا کہ آپ اچھی ہیلدی غذا کھائیں اور جو ہے ایکسرسائز بھی کرتے رہیں تو آپ کی جو ہے وہ بہت ساری پرابلمز جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں. اچھا کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں، ایکسرسائز اے لائف ٹائم اسکیجول. زندگی کو آپ 3 طریقے سے لازمی، ایک تو 6 گھنٹے کی نیند لازمی کریں، بیلنس ڈائٹ کریں، اور ایکسرسائز 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ لازمی کریں. آپ ایور فٹ ایور گرین، آپ کو ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ ایک آخری میسیج بھی لازمی دینا چاہوں گی. جو اس ٹائم ہماری ملکی صورتحال ہے، میں ایک بار پھر سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، نہ کہ ان کی تکلیف کا باعث بنیں. اور جتنی بھی یہ توڑ پھوڑ ملک میں جلانا، لوگوں کو تکلیف دینا یا مارنا پیٹنا، اس سے جو ہے وہ گریز کریں. یہ ہمارا ہی ملک ہے، ہم نے ہی اس کا خیال کرنا ہے، اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اور ہم سب ایک ہی ہیں، فوج بھی ہماری ہے، ہم بھی انہیں کے ہیں. تو کائنڈلی بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، اور اس طرح کے موقع مت دے ایسے لوگوں کو جو شر پسند عناصر ہیں، جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آئیں اور وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو پلیز ایسے لوگوں کو سامنے نہیں آپ نے آنے دینا، اور اپنی جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لازمی پورا کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.